मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों में सीधे रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कौशाम्बी की। बता दें कि यूपी के कौशाम्बी जिले के नगर पंचायत करारी का अजीबोगरीब हाल है। नगर के विकास कराए जाने के बहाने बार बार भ्रष्टाचार और सरकारी धन लूट लिए जाने का आरोप लगने के बाद भी अधिशासी अधिकारी और जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। योगी सरकार में तानाशाही में नहीं रुक रही तो वहीं पर आखिरकार किसके इशारे पर तानाशाही हो रही है। आपको बताते चले कि करारी नगर पंचायत में सार्वजनिक शौचालय पूरी तरह से बना नहीं है और ना ही उद्घाटन हुआ, लेकिन शौचालय की दीवारें टूट टूट कर गिरने लगी हैं, मानो 20 साल पहले ही बना हुआ हो। शौचालय में पानी की व्यवस्था भी नहीं तो वहीं पर सरकार की मोटी रकम खत्म ही होती जा रही है। और अगर बात करें गहनता से जांच कराई जाए तो जिम्मेदारों पर गाज गिरना तय हो सकता है। नमस्कार साथियों, मैं कौशाम्बी जनपद के ब्लॉक मंझनपुर के ये टाउन एरिया करारी में इस समय मौजूद हूँ, जो कि इंदिरा नगर है। और मैं यहाँ पास शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा और जानकारी देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। देखिए यहाँ पास देखिए सार्वजनिक शौचालय लिखा हो, सफाई जन भागीदारी अमृत दिवस सब तो लिखा हुआ है। यहाँ पास देखिए स्वच्छ भारत मिशन नागरी उत्तर प्रदेश, यहाँ पास स्वच्छ भारत मिशन तो चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पास इसका पलीता लगाया जाता है। इस तरह से पलीता लगाया जा रहा है कि यहाँ पास तो ऊपर से पैसा सेशन होता है, लेकिन यहाँ पास आते आते पैसा खलास हो जाता है। लेकिन बाद में जो कुछ बचता है तो उसकी लागत कैसी लगाई जाती है, पट से मीट से लगाई जाती है, ऐसी घटिया किस्म की क्वालिटी से इसमें लगाया जाता है सामान की आए दिन ये अभी उद्घाटन हुआ नहीं, उद्घाटन होने से पहले टूट कर गिरना प्रारंभ हो गया है। आप इसमें वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। और यहाँ पर जो सभासद हैं उसने इसकी जब शिकायत किया तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और सभासद से आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या ये कहाँ शिकायत की है और इस संबंध में क्या कहा गया। माननीय सभासद जी, आप बताएं यहाँ पर ये शौचालय के बारे में जब आपने किसी से कहा तो क्या कहें? मैंने चेयरमैन साहब से कहा, ईओ अंजनी मिश्रा से कहा तो वो कहते हैं हो जाएगा उद्घाटन। अभी तो ये 2 साल हो गए इसको बने, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। ये गड्ढा जो बना हुआ है शौचालय का, तो इस गड्ढे के लगभग कितनी गहराई होगी? ज़्यादा 6 फुट होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट। यहाँ पानी की कोई शौचालय की व्यवस्था की गई? नहीं, कोई नहीं है। ये जो टूट कर गिर रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे? अरे यही तो कहते हैं ये लोग लोकल लगवाए हैं, सीमेंट बारू सब लोकल है, और क्या कहें। जो यहाँ के टाउन एरिया अध्यक्ष है, अध्यक्ष का क्या कहना है? अध्यक्ष का कहना यही है कि उद्घाटन करवाएं। अध्यक्ष जी ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या कोई दबाव है या कोई मतलब उनकी चल नहीं रही या कोई दबंग किस्म के हैं? चल ही नहीं रही है। अच्छा, क्या वो जो ईओ यहाँ की है क्या वो दबंग किस्म की है? क्या दबंग किस्म की हैं तो है, लेकिन वो कहती हैं कि हो जाएगा। कब होगा इसका उद्घाटन? 2 साल तो हो गया है जी। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। देखिए अभी दिनेश कुमार सभासद जी ने बताया कि यहाँ पास ईओ से भी कहें, लेकिन और चेयरमैन भी कहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जबकि मैं फिलहाल यही करारी के कस्बे में कई नेता नगर कई जगह में यहाँ पास शासन प्रशासन को अवगत कराया कि कई जगह कूड़ा कचरा के संबंध में कई जगह की यहाँ क्या इस योगी सरकार में ऐसे अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का कोई एक्शन ले पाएगी? और दूसरी बात ये साफ निकल कर आ रही कि इतने खबर चल रहा है, इतने एक्शन ले रहे हैं, सब परेशान है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। क्या इसका कोई ऊपरी लिंक जुटा हुआ है कि जो कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले लिया जा रहा है, या ये डर नहीं इसलिए नहीं रहे कि हमारा कोई उच्च अधिकारी से इनका लगाव है, या क्या हो सकता है? ये जाँच का विषय है, सबसे बड़ी जांच का विषय है। और यहाँ पास अगर अधिकारी महोदय अगर इसका संज्ञान लेंगे, गहनता से जांच करते हैं तो इसकी पूरा कार्रवाई होना तय है। मैं लोकमंच न्यूज चैनल से लवलेश कुमार। अयोध्या से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम और महाराजगंज पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने की खबर है, तो वहीं दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि थाना महाराजगंज के एमी घाट अरवत मोड़ पर मुठभेड़ हुई और दोनों बदमाश गोंडा के थानेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। लूट के कई मामलों में वांछित चल रहे हैं, तो वहीं पर दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। थाना महाराजगंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 25,000 रुपये के इनामिया बदमाश बाबादीन और रवि घायल हुए हैं। इनको गोली लगी है और इनके पास से असलहे, कारतूस
मोटरसाइकिल और कैश बरामद हुआ है। पुलिस को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि इन अपराधियों का मूवमेंट क्षेत्र में है और उसको दृष्टिगत रखते हुए एमी घाट तिराहे पे जनपद की स्वाट टीम और थाना महाराजगंज की पुलिस टीम ने चेकिंग। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है आज। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। बता दें कि प्रदेश स्तरीय आयुष मेले का उद्घाटन करेंगे और 8 जिलों में आयुष अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है आज। तो इस दौरे के दौरान प्रदेश स्तरीय आयुष मेले का उद्घाटन करेंगे, साथ ही 8 जिलों में आयुष अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। बता दें कि 50 शैल्य एकीकृत आयुष अस्पतालों का लोकार्पण करेंगे और साथ ही बता दें कि दिगंबर अखाड़े के सत्संग भवन में एक कार्यक्रम होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि आयुष राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा है। आम आदमी पार्टी की लखनऊ में होने वाली रैली को लेकर बैठक कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। तो बता दें कि 2 जनवरी 2022 को लखनऊ में आयोजित होने वाले आम आदमी पार्टी की यूपी में पहली महारैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज इसी क्रम में बस्ती प्रेस क्लब में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान लखनऊ महारैली की प्रभारी आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव मौजूद रहीं। जिलाध्यक्ष राम यज्ञ निषाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में रैली में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए आवश्यक रूपरेखा बनाई गई। गौरतलब है कि लखनऊ में प्रस्तावित रैली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ और नेता भाग लेंगे। रैली प्रभारी नीलम यादव ने बताया कि जिस तरह से प्रदेश में दिल्ली मॉडल पर पार्टी को समर्थन मिल रहा है, तो वहीं पर लखनऊ में लाखों की संख्या में लोग केजरीवाल जी को सुनने पहुंचेंगे। इस दौरान आप जिलाध्यक्ष राम यज्ञ निषाद, वीरेंद्र कसोधन, डॉक्टर डीसी दुबे और अन्य तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी का विस्तार निर्माण बहुत जोरों से चल रहा है और आने वाले जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान किया है कि हम 403 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उसी के उपलक्ष्य में हमारी माननीय मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की 2 जनवरी लखनऊ में एक महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। उसी के उपलक्ष्य में आज हम अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन, अपने प्रभारियों के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बहराइच पहुंचेंगे और विधानसभा महसी के रामपुरवा में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। इस अवसर पर सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम इस अवसर पर लगभग 18 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपेंगे। साथ ही साथ कुछ वरिष्ठ नागरिकों, आपको बता दें कि कुछ वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर मद्देनजर आपको बता दें कि सभा स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और सभा स्थल पर 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। बुलंदशहर में योगी राज में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। डीएम ने राइस मिल में छापा मारकर 250 बोरे सरकारी चावल बरामद किए। आपको बता दें कि इसी के साथ 174 कट्टा चावल और 5,10,000 की नकदी भी बरामद की है। डीएम का दावा, मामले में आपूर्ति विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच कराई जा रही है। डीएम का दावा कि राइस मिल मालिकों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी और डीएम का दावा यह भी है कि गरीबों के निवाले पर डाका डालकर सरकारी खाद्यान्न मिल पहुंचाया जा रहा था और डीएम का दावा यह भी है कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर भी एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक राइस मिल में देर हुई है, जानकारी मिल रही है, आपने उल्लेख की है, क्या कुछ सब उसमें पाया गया?
मुझे कई दिन से गोपनीय जानकारी मिल रही थी कि सदर का जो हमारा मार्केटिंग का गोदाम है, वहाँ से जो हमारा गरीबों का खाद्यान्न है वो कालाबाजारी करके राइस मिल में ले जाया जा रहा था। आज हमने रेड कराई। मौके पर एक ट्रक में लदा हुआ लगभग 260 बोरा चावल और 174 कट्टे जो उनको उतार करके बदल दिया गया था, दूसरे बोरों में रख दिया गया था। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे फतेहपुर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा फतेहपुर पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जन विश्वास यात्रा लेकर पहुंची हैं। तो बता दें कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको फतेहपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज फतेहपुर पहुंचे तो वहीं पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जन विश्वास यात्रा लेकर पहुंची। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद के मसूरी में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच वैध और अवैध हथियारों से गोलियां चली और जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी डर का माहौल बन गया। वहीं वायरल वीडियो पर मंसूरी बता दें कि मसूरी पुलिस ने कार्रवाई की। एएसपी आकाश पटेल ने बताया कि गोलीबारी का मुख्य कारण पुरानी जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसके तहत मसूरी पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मसूरी थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गोलियों के कारतूस बरामद कर दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। थाना मसूरी क्षेत्र के ढवारसी ग्राम में कल एक जमीन के विवाद को लेकर राजस्व की टीम मौके पर स्थलीय निरीक्षण करने गई थी। उसी समय वहां वर्तमान भाषित प्रधान पक्ष एवं पूर्व प्रधान बॉबी पक्ष के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। इस कहासुनी के बाद आज वापस से इन दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें वैध एवं अवैध असलहों से कुछ फायरिंग की गई है। पुलिस को मौके पर कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं और इस मामले में संज्ञान लेकर पुलिस की तरफ से ही मुकदमा लिखाकर दोनों पक्षों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कहते हैं जब हौसले बुलंद हो तो मंजिल भी एक न दिन मिल ही जाती है। तस्वीरें यूपी के हरदोई जिले से है, जहां के हरपालपुर ब्लॉक के छोटे से गांव पलिया के निवासी अशोक कुमार सिंह यादव के 4 बेटे हैं। अशोक कुमार सिंह एक शिक्षक थे
जिन्होंने अपने बच्चों को शिष्टाचार और शिक्षा का पाठ पढ़ाया। अशोक कुमार सिंह यादव और उनका अन्य पूरा परिवार अब हरदोई सिटी में रहते हैं। कड़ी मेहनत लगन वाले शिक्षक के बेटे सत्यवीर सिंह यादव ने बड़ी मेहनत और लगन से अपने हौसलों को बुलंद कर पढ़ाई की, लेकिन इनका मुकाम आईपीएस बनना था। आपको बता दें कि दृढ़ इरादे वाले सत्यवीर आखिर आईपीएस की सीढ़ी तक पहुंच ही गए और आईपीएस बने, जिनकी शादी आईपीएस नताशा गुड़िया से हुई। पता लगा कि बेटे और बहू का प्रमोशन हुआ है तो हृदय तो गदगद है ही। बाद में और हमारे सभी आसपास जो मिलने वाले हैं तो उनको भी बड़ी खुशी हुई। काफ़ी लोगों की बधाइयाँ आई और बड़ा खुशी का माहौल है। प्रेरणा तो पहले हम देखते थे कि कप्तान साहब और जिलाधिकारी कैसे बनते हैं। अब चूँकि हम शिक्षक थे तो हमारी लड़कियों बच्चे को पढ़ाई दे करके उसकी लगन को दे करके हमें ऐसा आभास हुआ निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं अच्छी जगह सफल होगा। जी, ये हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। हम सब लोग बहुत दिनों से मतलब भैया ने पहले बता रखा था कि प्रमोशन होने वाला है। उन्होंने जैसे ही प्रमोशन की हुआ हम लोग खुशी से गदगद हैं। पूरा समाज, पूरा परिवार और इवन पूरा जिला का नाम रोशन किया है हमारे। जी, दोनों हमारे भाई और भाभी हमारे परिवार ही नहीं, हमारे क्षेत्र ही नहीं, पूरे जिला के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जौनपुर में चुनावी और पुरानी रंजिश को दबंगों ने घर में घुसकर पिता पुत्र को लाठी डंडे और लोहे की रोड से मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं जान से मारने की धमकी देते हुए दबंग मौके से फरार हो गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पुत्र की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया। पुलिस पीड़ित के तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं पूरा मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव का बताया जा रहा है। और क्या मामला ये? जी, हम लोग भाई प्रधान के साथ चुनाव के साथ रहते थे और अभी भी रहते हैं और गांव के हमारे लोग अलग अलग पार्टी बनाकर हमें मारते हैं। एक रईस है, सद्दाम है, कुलदीप और एक उनका जीलाल का बेटा हुआ गुड्डू उनका नाम है। जो मारते हैं आपने शिकायत थाने कभी नहीं किया? थाने में 4 बार आ चुके थे लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि सूबे की पुलिस को डीजीपी का निर्देश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर डीजीपी मुकुल गोयल ने जारी किए निर्देश। बता दें कि चुनाव से पहले मामूली विवादों को निपटाने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। बता दें कि सूबे की पुलिस को डीजीपी का निर्देश मिला है। तो बता दें कि डीजीपी मुकुल गोयल ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि चुनाव से पहले मामूली विवादों को निपटाने के निर्देश दिए और साथ ही ग्रामीण इलाकों में जमीनी विवाद सुलझाने के भी निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर डीजीपी मुकुल गोयल ने निर्देश जारी किए। तो वहीं पर इस निर्देशों में कहा गया कि जल्द से जल्द ग्रामीण इलाकों में जमीनी विवादों को सुलझाया जाए। आपको बता दें कि डीजीपी मुकुल गोयल की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव से आने से पहले जो इंतजाम है वो पुख्ते किए जाए। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आसिफ बेग जुड़े हुए हैं। आसिफ, ये बताइए कि चुनाव से पहले ये जो आदेश दिए गए हैं डीजीपी की तरफ से, क्या है पूरा अपडेट? आसिफ, ये बताइए कि सूबे की पुलिस को डीजीपी का निर्देश मिला है, क्या पूरा अपडेट है इस पर? आसिफ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको बता दें कि डीजीपी मुकुल गोयल के जारी के निर्देश है
आसिफ, ये बताइए कि सूबे की पुलिस को डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द ग्रामीण इलाकों में जो भी विवाद है या फिर जमीनी विवाद उसको सुलझाया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक ने बीजेपी विधायक देवमणि दुबे और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भगवान परशुराम को मूर्ति लगाने के बाद उनके साथ साजिश की जा रही है। और क्या कुछ कहा लोकमंच न्यूज के यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बैग से खास बातचीत की, देखिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने बीजेपी सरकार और स्थानीय विधायक देवमणि दुबे पर बड़ा हमला बोला है और आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जब से भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित की गई है तब से उनके खिलाफ साजिश हो रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे में क्या कार्रवाई होगी, क्या जांच होगी, यह तो समय बताएगा। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष पांडे जी, जिनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। पिछले 11 तारीख को तमाम खबरें चली चैनलों में और अखबारों ने खबरें छापी कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति का जल्दी अनावरण करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आने वाले। उसके दूसरे दिन ही इंस्पेक्टर लम्हुआ का मेरे पास फोन आता है कि आप मूर्ति कहाँ लगा रहे हैं, आप बताएं। मैंने कहा आपसे क्या मतलब, मैं कहाँ लगा रहा हूँ। उनका आप वायलेंस फैला रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान की मूर्ति लगाना अगर वायलेंस फैलाना है तो ये तो मैंने काम किया है। तो उनका नहीं, आप इस तरह काम ना करिए, नहीं तो आपको इस तरह की कार्रवाई करेंगे। आपको याद समझ में आ जाएगा कि आप क्या हैं। तो मैंने कहा जो आपने करना आप कर लीजिए। फिर सीओ ने एक वीडियो वायरल किया 12 तारीख को कि इस तरह की कोई मूर्ति नहीं लग रही, उसका प्रमाण भी मेरे पास है। कल मैं शाम को अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम में गया था और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता वहां तमाम बातें इसी विषय पे करने लगा, अभद्र टिप्पणी करने लगा भगवान परशुराम जी पे। जब उसको टोका गया, रोका गया तो कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, विधायक मेरे खास हैं और इससे कोई होने वाला नहीं है। भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाने से ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने कहा वो बात की विषय है, लेकिन इस तरह की बातें आप मत करो। उसने थानेदार को फोन किया, थानेदार ने मुझे रात में फोन किया, मुझसे पूछा, मैंने कहा आप जांच कर लो। थानेदार जब मौके पे गया, जिसके घर पे वो गया उन्होंने कहा कि इस तरह की यहाँ कोई घटना नहीं हुई थी। उसके बाद सुबह मेरे घर पे 11 बजे इंस्पेक्टर लम्हुआ और उसके एक सहयोगी दरोगा एनबी सिंह कई सिपाहियों को लेकर मेरे घर पे छापा मारते हैं और मुझे कहते हैं कि आपको थाने चलना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? तो उन्होंने कहा नहीं आपने गोली चला दी, आपने ये कर दिया और आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप ये हो जाइए। मैंने कहा आप, तो उन्होंने कहा मैं आपका असलाह निरस्त कर दूंगा, आप पे कार्रवाई कर। मैंने कहा मैं ना कोई अपराधी हूँ और ना मैंने इस तरह की कोई घटना किया है। अगर घटना देहात कोतवाली थाने में हुई तो आप कैसे मेरे घर पे चले आए? यही मेरी जिनविन बात करना उनको खराब लगा। उसके बाद सब विधायक की सहमति से और साजिश करके लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। मुझे अभी पता लगा कि मेरे ऊपर 307 का और तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मैं भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगा रहा हूं, ये अपराध है, तो ये अपराध मैंने किया है और आगे भी करता रहूंगा। अगर मेरी आस्था बड़ा भगवान परशुराम में है तो किस कानून के तहत, किस नियम के तहत आप मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? मेरा ना कोई आपराधिक हिस्ट्री है, ना मैं कोई क्रिमिनल हूं। मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, जनता की सेवा मैंने की है। मेरे बड़े भाई भी एमएलए रहे हैं, मेरी माँ ब्लॉक प्रमुख रही हैं और इस तरह का उत्पीड़न सरकार मेरा कर रही है। और टाइमिंग देखिए, 4.5 साल, अब 2 महीने चुनाव बचा है तो मुकदमा मेरे ऊपर हो रहा है। इसके पहले कोई मुकदमा नहीं हुआ मेरे ऊपर। 5.25 साल की सरकार हो गई, एक भी मुकदमा मेरे ऊपर नहीं हुआ। और जब मैं मूर्ति लगाने के एकदम ये हो रहा है, उद्घाटन होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, तो आप मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ठीक है, आज वो सरकार में है, सत्ता मेरा उत्पीड़न करना चाहता है, कर लें, लेकिन इन गीदड़ भक्तियों से ना मैं डरने वाला हूं। हाई कोर्ट है, मैं वहां जाऊंगा, मैं अपने नेता से चर्चा करूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा और अपनी बात कहूंगा। मुझे भरोसा है कि इस विषय पे जनता और हमारा ब्राह्मण समाज हमारे साथ है और उत्तर प्रदेश में इस विषय से उत्तर प्रदेश की ये सरकार की विदाई करेगा ब्राह्मण समाज। और हमारा जो उत्पीड़न कर रहे हैं ये, और हमारे समाज का जो उत्पीड़न कर रहे हैं, ये भली बात सब जानते हैं, समाज जानता है। लोकल प्रशासन, आप जैसा कह रहे हैं कि लोकल प्रशासन दबाव बना रहा था, तो क्या इसकी शिकायत आपने कहीं की है कि नहीं? मैंने उस दिन कप्तान से भी बात की थी। मैंने कहा उनसे
कि भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सुल्तानपुर में नहीं लगा सकते। मैंने कहा मैं तो लखनऊ में लगा रहा हूं और उसका रिकॉर्ड होगा, मैंने उस समय उस दिन बात किया है तो उसका प्रमाण भी होगा मोबाइल पे। अगर उन्होंने मुझे फोन किया है, सीओ ने किया है या एसपी से मेरी बात हुई तो कॉल डिटेल में वो सब आ जाता है। आज तो हाईटेक जमाना है, कोई चीज छुपी नहीं रहती। तो उसमें मैं ये देख रहा हूं कि जो लोकल विधायक है उसका ज्यादा मुझे उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस तरह का कर रहा है, इसका मतलब सरकार भी साथ में शामिल है। कहने का मतलब परशुराम की मूर्ति लगाने के बाद से ही सारी दिक्कत। मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं है अपराधी, न मैं इस तरह का कृत्य में लिप्त रहता हूं। अगर सरकार का 2 महीना बचे हैं और इस समय इस टाइमिंग पे मुकदमा हो रहा है कि जब हम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसी समय मुकदमा क्यों हो रहा है? इसके पहले मुकदमा क्यों नहीं हुआ? मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि भाई ये टाइमिंग आपकी क्या है मुकदमे में फंसाने की? आप चाहते हैं कि मंदिर और भगवान परशुराम जी का मंदिर में हमारे नेता आए ही ना, आप साजिश कर रहे हो। अब ये आपकी साजिश फेल होगी और समाज इसका बदला 2022 के चुनाव में लेगा। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे का कहना है कि जिस तरह से भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने के बाद उनके साथ साजिश की जा रही है और स्थानीय विधायक देवमणि दुबे साजिश का हिस्सा भी है। आपको बता दें कि नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बढ़ाई गई धारा 144। बता दें कि सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर 144 धारा बढ़ाई गई है। तो साथ ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है और कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए धारा की सीमा बढ़ा दी गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां पर 144 धारा की अवधि को बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि उल्लंघनकर्ता के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। तो वहीं पर पुलिस ने सख्ती से पालन करने के इसको निर्देश दिए हैं। तो वहीं पर एक साथ इकट्ठे होने पर कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां पर 144 धारा की अवधि बढ़ा दी गई। तो साथ ही वहीं पर बताया जा रहा है कि शादी में अधिकतम 100 लोगों की शामिल होने की अनुमति दी गई है। स्पेशल ट्रेन से बछरावा आगमन पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत का भव्य स्वागत करते भारतीय संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बछरावा से बाय रोड मोहनलालगंज लखनऊ के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत रवाना हुए। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सहारनपुर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अभियान लगातार जारी है और बीते 10 दिनों में सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान करीब 22 से ज्यादा शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के दौरान शातिर गौ तस्करों, लुटेरों और नशा तस्करों के हथियार और तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया और इनके पास से तमंचे, कारतूस, नशीले पदार्थ भी जब्त किए हैं। और सहारनपुर में क्राइम फ्री माहौल देने के लिए पुलिस दिन रात अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। सर, ऑपरेशन क्लीन में बड़ी कामयाबी मिली है सहारनपुर पुलिस को। बीते 6 दिन की यदि बात करें तो ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं, उसमें काफी अपराधी गिरफ्तार हुए। सहारनपुर में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभी आप पिछले 10 दिनों में देखेंगे तो कम से कम 22 अपराधी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं और उनको जेल भेजा गया है। और इसमें अगर इन अपराधियों का क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें गोकस भी रहे हैं, इसमें के सौदागर भी रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।